आज हम प्रवसन के बारे में पढ़ेंगे। प्रवसन से तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि कारणों के कारण स्थानांतरण से है। रेटजेल प्रथम भूगोलविद थे जिन्होंने प्रवास के परिवर्तनों का अध्ययन किया। प्रवसन का आम बोलचाल की भाषा में हम समझें तो तात्पर्य है कि मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अल्पकालिक, दीर्घकालिक या स्थायी रूप से जाकर रहना। उसके कारण कई हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, भौगोलिक कारण हो सकते हैं। तो ये समय के हिसाब से देखा जाए तो अल्पकालिक हो सकता है, दीर्घकालिक हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। जैसे अल्पकालिक में हम बात करें तो दैनिक मजदूर गांव से शहर की ओर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार दीर्घकालिक रूप में देखें, अल्पकालिक समय के दृष्टिकोण से देखें तो कई बार जैसे भारत से पश्चिमी जो एशिया के देश हैं उन देशों में यहाँ के श्रमिक और अर्धकुशल श्रमिक वहाँ कार्य करने के लिए जाते हैं और साल भर 2 साल उसके बाद में वापस आ जाते हैं और यहाँ पे रेमिटेंस भेजते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास के कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए विभिन्न प्रजातियों के प्रवसन की विवेचना की थी। यूएनओ के अनुसार जनसंख्या स्थानांतरण एक भौगोलिक क्रिया है जो दो भौगोलिक इकाइयों के बीच देखने को मिलती है। इसमें मानव अधिवास में स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। यूएनओ कहता है कि जनसंख्या स्थानांतरण एक भौगोलिक क्रिया है और ये 2 भौगोलिक इकाइयों के बीच देखने को मिलती है। इसके कारण मानव का अधिवास परिवर्तित हो जाता है। प्रवास से संबंधित जो नियम थे उन नियमों की बात करें तो सबसे पहले रेवेंस्टीन ने प्रवास के नियमों का निर्धारण किया। उनके अनुसार अधिकतर प्रवास कम दूरी का होता है, जैसे ग्राम से ग्राम, ग्राम से नगर, नगर से महानगर। तो रेवेंस्टीन का कहना था कि सर्वाधिक जो प्रवास होता है वो कम दूरी का होता है। सामान्यतः जो छोटी दूरी का प्रवास होता है उसमें स्त्रियों की बहुलता होती है। उसका कारण उन्होंने बताया कि स्त्रियां विवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासित होती हैं और छोटी दूरी का जो प्रवास है उसमें स्त्रियों की प्रधानता होती है। तीसरा उन्होंने कहा कि प्रवास का जो मुख्य कारण है वो आर्थिक होता है। एवं ग्रामीण लोगों में प्रवास की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ उसके साथ साथ प्रवास की मात्रा भी बढ़ती गई। उनके अनुसार बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है प्राकृतिक वृद्धि नहीं बल्कि प्रवास है। रेवेंस्टीन ने कहा कि जो बड़े नगर हैं उन नगरों में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण प्राकृतिक वृद्धि नहीं है, उसका कारण अन्य क्षेत्रों से आकर लोगों के बसने से यानी कि प्रवसन से हुआ है। रॉयली ने प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया तथा ये बताया कि दूरी का अधिक होना प्रवसन को हतोत्साहित करता है। रॉयली का मानना था कि दूरी जितनी अधिक होगी प्रवसन उतना कम होगा और दूरी कम होगी प्रवसन अधिक होगा। इसको उन्होंने गुरुत्व मॉडल नाम दिया। एसली ने भौगोलिक इकाई के बीच प्रवास को विभिन्न कारण बताए। उन्होंने कहा कि प्रवास के बीच प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी इत्यादि कारण हैं। उद्भव स्थल से प्रवास इसलिए होते हैं कि वहाँ नकारात्मक कारक प्रभावी होते हैं। इसे उन्हें ठेलने वाली शक्तियाँ पुष्ट कारक के अंतर्गत रखा। ली का मानना था कि प्रवास के विभिन्न कारण हैं और नकारात्मक और सकारात्मक कारण था पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। जहाँ पुश फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं वहाँ से प्रवास, जहाँ पुल फैक्टर्स ज़्यादा प्रभावी हैं वहाँ के लिए अधिक होगा। गंतव्य स्थल पर अर्थात गंतव्य स्थल पर सकारात्मक कारकों का अधिक होना प्रवसन करने वालों व्यक्ति को आकर्षित करता है। इस प्रकार से उद्भव स्थल से गंतव्य स्थल के मध्य बाधाएं जितनी कम होगी प्रवास उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं जो प्रवास को प्रेरित करते हैं। माइकल टोडारो के अनुसार बड़े नगरों की ओर प्रवास इसलिए अधिक होता है क्योंकि प्रवासियों को वहाँ रोजगार की अधिक संभावनाएं दिखती हैं, परंतु यथार्थ में हमेशा ये सही नहीं होता। उद्भव स्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों का अधिक होना वहाँ से प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है।
क्योंकि अधिकतर प्रवासित होने वाली जनसंख्या पुरुष कार्यशील जनसंख्या होती है, इसी कारण उद्भव स्थल पर लिंगानुपात तथा निर्भरता अनुपात बढ़ता है और वह विकास दर में कमी आती है। वह स्थान जहाँ से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवासित हो रहे हैं, एक नगर को छोड़ के बी नगर में जा रहे हैं या एक ग्राम को छोड़ के बी नगर में जा रहे हैं, तो इन दोनों स्थानों पर प्रवसन के विपरीत अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। ए स्थान जहाँ से बी पर गया व्यक्ति, तो ए पर जो प्रभाव पड़ेंगे वो ये सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। एक तो वहाँ का निर्भरता अनुपात बढ़ेगा, लिंगानुपात बढ़ेगा, जनसंख्या कम होगी वहाँ रेमिटेंस आएगा, उसके कारण पैसा आएगा, कुछ आर्थिक खुशहाली होगी। दूसरी ओर जहाँ व्यक्ति जाके बस रहा है वहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहाँ का लिंगानुपात बढ़ता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी, हो सकता है बेरोजगारी भी बढ़े और कई बार सांस्कृतिक तनाव भी देखने को मिलते हैं। यद्यपि प्रवासी जनसंख्या के द्वारा भेजा गया पैसा प्रदेश में विकास का कारण बनता है, प्रवासी जनसंख्या अपने उद्भव स्थल पर भी प्रगतिशील विचारों का प्रेरक हो जाती है। इससे उद्भव स्थल पर प्रादेशिक विकास व जीवन स्तर में गत्यात्मकता आती है। उद्भव स्थल से जो लोग गंतव्य स्थल पे गए वहाँ पे अपने कार्य करते हैं और अपने परिवारजनों के लिए पैसा भेजते हैं, उस पैसे के माध्यम से विकास कार्य होता है। जैसे हम देखें कि केरल से अधिकतर जो प्रवासी भारतीय है वो पश्चिमी देशों में रहते हैं, पश्चिमी एशियाई देशों में, वहाँ से वो रेमिटेंस के माध्यम से पैसा भेजते हैं। और यूएनओ की एक रिपोर्ट भी कहती है कि सर्वाधिक रेमिटेंस भारत को प्राप्त होता है। रेमिटेंस के रूप में हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसके बदले हमें किसी को कोई भुगतान नहीं करना। यहाँ जहाँ पैसा आ रहा है वहाँ आर्थिक खुशहाली आएगी, बेरोजगारी कम होगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर वे बढ़ेगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, यहाँ के जो लोग हैं उनमें जागरूकता आती है, तो प्रवास के सकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं, विकास कार्य बढ़ते हैं। गंतव्य स्थल में प्रवासियों के आगमन के कारण जहाँ व्यक्ति जा रहे हैं, पर्सन्स जा रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ के प्रवासियों के आगमन के कारण संसाधनों और आधारभूत संरचना पर दबाव पड़ता है। इससे वहाँ के भौतिक आधारभूत संरचना जैसे आवास, परिवहन, संचार, विद्युत आदि तथा सामाजिक आधारभूत संरचना यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल इत्यादि दोनों की आपूर्ति प्रभावित होती है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि से विकास बढ़ता है, परंतु वहाँ पर जनांकी संरचना व लिंगानुपात में असंतुलन हो जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रवास की भौगोलिक इकाई लघु स्तरीय या वृहद स्तरीय हो सकती है। लघु स्तर पर अंतः ग्रामीण प्रवास सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसमें वैवाहिक प्रवास की अधिकता होती है। यद्यपि विकसित गांव की ओर रोजगार की तलाश में भी प्रवास देखे जाते हैं। जेलेंस्की ने अपने गतिशीलता संक्रमण मॉडल में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ प्रवास की प्रवृत्तियों में होने वाले बदलाव को समझाया। उन्होंने कहा कि पूर्व औद्योगिक दशा में जहाँ अंतः ग्रामीण प्रवास महत्वपूर्ण रहता था, वहीं औद्योगिक व नगरीय विकास के साथ साथ विभिन्न गांवों से नगरों की ओर प्रवास बढ़ने लगा। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता गया, नगर से नगर की ओर प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ी। पहले जो प्रवास था वह छोटे नगर से बड़े नगर की ओर होता था, बाद में आगे चलकर बड़े नगर की जनसंख्या का विकेंद्रीकरण छोटे नगर की ओर भी होने लगता है, अर्थात रिवर्स माइग्रेशन भी होने लगता है। रिवर्स माइग्रेशन के कारण में देखें तो बड़े नगरों में अत्यधिक जनसंख्या का होना, प्रदूषण होना, औद्योगिकरण इत्यादि कारणों से वहाँ का वातावरण कई बार रहने के अयोग्य हो जाता है, जिससे कई व्यक्ति पास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जाकर रहने लग जाते हैं। समाज के अधिक औद्योगिकीकृत व नगरीकृत हो जाने पर नगर से गांव की ओर प्रवसन भी देखा जाता है। वस्तुतः इस अवस्था में जहाँ नगरों में भीड़ भाड़ प्रदूषण बढ़ता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से युक्त होते हैं, जिसके कारण उपयुक्त प्रकार का प्रवास देखने को मिलता है। प्रवास की उपयुक्त प्रवृत्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी देखे जाते हैं, जिनमें मानव समुदाय की नागरिकता का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का प्रवास बाध्यतामूलक व स्वैच्छिक दोनों प्रकार का हो सकता है।
जैसे भारत व पाक के विभाजन के संदर्भ में हुए प्रवास या नाजीवास से पीड़ित यहूदियों के प्रवास का उदाहरण लिया जा सकता है और इसे बाध्यतामूलक प्रवास के अंतर्गत देखा जा सकता है। ब्रेन ड्रेन स्वैच्छिक प्रवास का उदाहरण है। सीरिया में हाल के दिनों में इस्लामिक स्टेट के कारण, आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में यूरोप में एशिया के लोगों का प्रवास हो रहा है। ये बाध्यतामूलक प्रवास के अंतर्गत देख सकते हैं। भारत से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में दक्षिणी पूर्वी एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि, श्रीलंका मुख्यतः तमिलनाडु से तथा द्वीपीय देशों में बिहार व उत्तर प्रदेश से अधिकतर प्रवास हुआ है। धन्यवाद।